हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस हंट पे। मैं हूं रसूल असरार फराज और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है और थोड़ा बहुत आप इसको जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी जोड़ करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है। बहुत ब्रॉड नहीं यहाँ पे डिस्कशन करना है, बस थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी काउंसिल स्पेशली क्या है और इसका काम क्या है और ये क्यों बनाया गया है। तो सबसे पहले तो आप जान ले क्यों बनाया गया, ठीक ना। ये क्यों आपका आया हुआ है, तो इसको लेकर के और उससे कहीं ज्यादा पहले आपको एक चीज और समझने की जरूरत ये है कि ये किस तरीके की बॉडी है ना। तो सबसे पहले आपको यही समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो बॉडी होती है वो लगभग 3 प्रकार से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक आप जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, एक स्टैट्यूटरी बोलते हैं। यानी उनका पूरा इस तरीके से अगर हम देखें तो एक बॉडी जो हमारी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये हो गया कि अगर भारतीय संविधान में कहीं पे मेंशन है, किसी आर्टिकल में मेंशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और अगर वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मेंशन है तो उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और अगर मान लीजिए किसी एक्ट के माध्यम से किसी बॉडी को बनाया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना। तो वैधानिक संस्था बोलते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें तो हमारे पास एक क्या है, चुनाव आयोग है ना। चुनाव आयोग है और ये चुनाव आयोग किसी न किसी आपके आर्टिकल में है। तो अगर आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 देखेंगे तो 324 में ये आ जाता है। इसलिए इस तरीके की जितनी भी संस्था आपके सामने आएगी, मीन्स इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है, आप इसको जो है कि फाइनेंस कमीशन से भी जोड़ सकते हैं। तो ये सब सारी जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी न किसी आर्टिकल में है उसको आप क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए कि वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कहीं किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक संस्था बोल सकते हैं। तो अगर आपको गैर संवैधानिक संस्था यहाँ पे देखना है तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीति आयोग। ये नीति आयोग आपका क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक ना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या हो गया कि ये किसी भी तरीके से किसी भी आर्टिकल में आपको नहीं दिखेगा, भारतीय संविधान में कहीं आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, किसी आर्टिकल में नहीं मिलेगी, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये भारत का थिंक टैंक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में इसे जाना जाता है। और ये आपका योजना आयोग के स्थान पे आया है। योजना आयोग भी आपका क्या था, एक प्रकार का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में भारत में काम कर रहा था, लेकिन बाद में इसको जो है कि परिवर्तन कर दिया गया। यानी 2015 से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया नीति आयोग। तो ये भी आपका क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर उसका दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहे तो दूसरे एग्जाम्पल में एनडीसी को ले सकते हैं। एनडीसी का मतलब हो गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका फॉर्मेशन किया गया था 1952 में किया गया था। यानी जो प्लानिंग कमीशन है, उस प्लानिंग कमीशन की जो आपके प्लान होते थे उसका अप्रूवल करने के लिए इस संस्था को बनाया गया था। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आप वैधानिक स्टैट्यूटरी की बात करें, वैधानिक संस्था किस प्रकार की होती है, जब कोई भी ऐसी संस्था जिसको हम किसी एक्ट के माध्यम से बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैधानिक संस्था बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। इसको हमने एक एक्ट के रूप में फॉर्मेट किया है 1992 में। तो ये एक चीज आपका हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप आरबीआई को कहेंगे ये किस तरीके की बॉडी है, तो आप स्टैट्यूटरी बॉडी कह सकते हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 19 जो आपका एक्ट बनाया गया था 1934 का जो एक्ट था ना, उसमें आपका जो है कि इसके माध्यम से इसको बनाया गया। तो कुल मिला करके कहने का मतलब ये 3 प्रकार की हमारे पास क्या होती है, बॉडी आती है ना। अब यहाँ पे यही समझना है कि ये जो जीएसटी काउंसिल है, ये जीएसटी काउंसिल क्या है,
काउंसिल का मतलब, आयोग का मतलब, कमीशन का मतलब ये तो ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो स्पेसिफिक काम के लिए डेडिकेटेड होता है, उसी काम को करता है। तो स्पेशली ये भी कह सकते हैं कि जो ये जीएसटी काउंसिल है, इस जीएसटी काउंसिल में आपका क्या है कि कुछ लोगों का ग्रुप है, ठीक ना। अभी हम आगे इसको समझेंगे कि इसमें कौन लोग सदस्य होंगे। तो ओवरऑल अब ये कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले यही जानना है कि ये जो आपकी बॉडी है किस तरीके की बॉडी है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो ये आपका जीएसटी है, जीएसटी क्या है, एक टैक्स है। और ये किस प्रकार का टैक्स है, तो ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और इससे पहले हमारे पास बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स थे। तो उन टैक्स को एक करके हमने जो है कि एक टैक्स बनाया, यानी वन टैक्स वन नेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसमें कई दरें आपको देखने को मिल जाएगी। 0% भी आपको देखने को मिलेगा, 5%, 12%, 18%, 28%, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। तो इस तरीके से आपका वन टैक्स वन नेशन को कहना कितना उचित है, कितना उचित नहीं है, ये अपने आप में एक प्रश्न है कि आप इसको कह सकते या नहीं कह सकते। लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक ने इस चीज को जो है कि सुनिश्चित किया कि आने वाले समय में भारत में एक दर होगी और सभी प्रोडक्ट पे जो है कि इस चीज को इम्पोज किया जाएगा। अभी जो चीजें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, उसको हम इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो ये जीएसटी काउंसिल ने ये चीजें जरूर कही है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो जीएसटी है, इस जीएसटी को जो है कि पूरी तरीके से हैंडल करने के लिए एक संस्था बनाई गई। और इस चीज को हम कैसे लेकर के आएंगे, तो ये 101वां जो संविधान संशोधन था, है ना, उसके माध्यम से इसको लेकर के आया गया। संविधान संशोधन अधिनियम आपका जीएसटी आ गया। और जब इस चीज को लेकर के आए तो फिर अपने भारतीय संविधान में बहुत सारी जो है कि क्या करनी पड़ी, हमें अमेंड करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें जो है कि बदलनी पड़ी। तो उसमें हमने एक आर्टिकल मेंशन किया, इसका नाम है 279A, है ना। तो ये आर्टिकल है जो स्पेशली रिलेटेड किससे, जीएसटी काउंसिल से। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं 279A में आपका जीएसटी काउंसिल है, इसलिए आपका ये किस तरीके की बॉडी होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। अब देखिए ये क्यों लाया गया है, तो मैंने आपको ये बताया ना कि ये जो आपका जीएसटी है, जीएसटी से संबंधित सारे प्रस्ताव जो आपके डिसीजन होंगे, ये कौन सी बॉडी लेगी, यही बॉडी लेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहें यहाँ पे ये जीएसटी है ना, जीएसटी की बहुत सारी प्रॉब्लम भी है ना, कि किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है, नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि कोई 0% पे रखा गया, कोई 5% पे रखा गया, फिर कोई 10% पे, सॉरी 10 तो नहीं है, 12% और उसके बाद 18% और उसके बाद आपका 28%। मान लेते हैं कि 12% में 100 गुड्स रखे गए थे ना, 100 गुड्स का मतलब ये हो गया कि इसमें 100 प्रोडक्ट रखे गए। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इसमें कुछ को भी कम कर दिया जाए, है ना। तो इसका लेकर के डिसीजन कौन करेगा, जैसे मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं 12 वाली चीज को उठा करके किस में रख दिया जाए, इसमें से 10 प्रोडक्ट को 5% वाले पे रख दिया जाए। तो ये डिसीजन लेने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल करेगा। यानी जीएसटी काउंसिल के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस बात का डिसीजन लेगी कि किसी चीज को जो है कि घटाना है या बढ़ाना है। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं जीएसटी काउंसिल का मेन काम क्या है, जीएसटी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सब सारी चीजों को जो है कि हैंडल करने का काम कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल करेगा। तो ये तो आपको मालूम होगा क्यों लाए गए, यानी जीएसटी से संबंधित सारे काम को करने के लिए लाए गए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। अब एक सवाल आपका है कि इसमें कौन लोग होते हैं ना, इसमें कौन लोग होते हैं और उसके बाद ये किस तरीके से काम करती है। देखिए कौन लोगों में अगर आप बात करेंगे तो अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, जो आपका केंद्र में फाइनेंस मिनिस्टर है, वो उसका क्या होता है, हेड होता है ना, ये आपका क्या होता है, प्रमुख होता है। और उसके बाद जो आपकी स्टेट है ना, इस स्टेट में जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये सारे लोग क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो हेड करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है। प्लस आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेट आपकी है उनमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इतने लोगों का ये क्या है, ग्रुप है। और उसके बाद जीएसटी से संबंधित जो भी प्रस्ताव होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, इन्हीं के माध्यम से लिया जाएगा। अब देखो कैसे काम करती है। एक तो आप ये कह सकते हैं कि कोई फिक्स टाइम नहीं है ना, ये जो आपका कोई फिक्स टाइम नहीं है इसके लिए कि इसकी बैठक कब होगी कब नहीं होगी। यानी आप कह सकते हैं इसकी बैठक जब चाहे तब बुलाई जा सकती है। ये स्टेटमेंट में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि ये कहा जाए, जैसे आप संसद के बारे में पढ़ते हैं कि संसद आपका जो है कि साल में कम से कम एक बार बैठनी ही चाहिए।
तो ये चीजें उसमें अनिवार्य रूप से कही गई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर जीएसटी काउंसिल जितनी मरतबे चाहे बैठक करना उतनी मरतबे बैठक क्या कर सकती है, कर सकती है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जीएसटी काउंसिल का जो कि फिक्स टाइम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो वोटिंग पावर जो दी गई है ना, किस तरीके से ये लोग अपना डिसीजन लेंगे। मान लीजिए कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई प्रस्ताव पास करना है, तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि जीएसटी काउंसिल में 75% पे जो है कि डिसीजन लेने की बात कही गई है कि कोई भी डिसीजन जो होगा वो 75% पे ही लिया जाएगा। यानी यदि आपका 75% अगर उसके फेवर में आता है तब जाकर के कोई डिसीजन लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई 12% वाले दर पे था, ठीक ना, अगर कोई 12% वाले दर पे था, मान लेते हैं 10 प्रोडक्ट ऐसा था ना, अब इनमें से 5 प्रोडक्ट को निकाल करके हमको किस पे लेकर के आना है, इसको हमको 18% पे लेकर के आना है। तो ये डिसीजन लेने के लिए आपको इतने लोगों की जरूरत है। मीन्स आप कह सकते हैं 75% वोट जब एक साथ आएंगे तब जाकर के आप क्या कर सकेंगे, इस प्रस्ताव को यानी इस डिसीजन को ले सकते हैं। 66.67% है और सेंटर के पास कितनी है, 33.33% जो है कि वोटिंग पावर है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो आपका वोटिंग पावर इस तरीके से बनाई गई है कि ना तो स्टेट अपनी मनमानी कर सकता है और ना ही तो आपका जो है कि सेंटर अपनी मनमानी कर सकता है। यानी कोई डिसीजन यदि लेना है जीएसटी काउंसिल के माध्यम से, तो अगर सेंटर अपना इस वोट को लेकर के आए तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि वोटिंग पावर आपका इसमें जो डिसीजन लेना है वो कितने पे लेना है, 75% पे लेना है। तो जब 75% पे लेना है तो आप 33% वोट के साथ जो है कि इस तरीके से मनमानी नहीं कर सकते, नहीं सेंटर नहीं कर सकती। सेम ऐसे ही अगर आप देखेंगे टोटल स्टेट है, यानी सारे टोटल स्टेट को मिलाकर के, एक स्टेट की बात नहीं है, यानी जितने भी स्टेट हैं उन सब स्टेट के पास पावर कितनी है, इतनी है। तो अगर सभी स्टेट भी मिल करके चाहे जीएसटी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना अपने आप से तो नहीं ले सकते। तो ओवरऑल अब ये कह सकते हैं कोऑपरेटिव है ना, फेडरलिज्म को लेकर के ये प्रमोट कर रहा है कि एक तरीके से दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के सहयोग से काम करने के लिए तत्पर है, यानी आगे बढ़ रही है। तो ये चीजें आपका याद करना है, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। स्टेटमेंट पे इस तरीके से ये चीजें आ सकती है। तो बाकी चीजें इसमें और कुछ है नहीं ना, बस इतना आपको समझने की जरूरत है। मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताया जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड एक आर्टिकल है, उस चीज को आपको याद करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन इसमें मेंबर होते हैं, फिर प्लस आप ये कह सकते हैं कि इधर आपका किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताई है और आई थिंक ये आपको ये चीजें बहुत क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।